हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट के लिए ईवीएस और हिंदी की, तो आज जो हमारी ये क्लास है ईवीएस की थर्ड क्लास है और जो हिंदी की रहेगी वो रहेगी सेकंड क्लास। तो आशा करती हूँ आप सभी ने फर्स्ट और सेकंड क्लास देख ली होगी। आज है थर्ड क्लास और आज का जो टॉपिक है वो है स्थल मंडल। जल मंडल का थोड़ा सा पोर्शन कल बाकी रह गया था, तो उसमें वो वाली चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम अपना टॉपिक स्थल मंडल शुरू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी और ईवीएस हम पूरा अपना कवर करेंगे। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम ये क्लासेस हमारी लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो जल मंडल के बारे में जो हमारी जो पोर्शन बाकी रह गया था उसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो महासागरीय लवणता का मुख्य सार। तो जो महासागरीय लवणता है, पहले जो लवणता इसको जान लेते हैं। तो महासागरीय जल के भार में उसमें घुले हुए लवण मतलब नमक के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई महासागर है, उसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तो उस 1 लीटर में जितना नमक या लवण घुला होगा उस जो उन दोनों मतलब कि जो महासागरीय जल है उसका अनुपात और जो नमक उसमें घुला उसका अनुपात क्या कहलाएगा, लवणता कहलाएगी। उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, लवणता कहेंगे। ठीक आई बात समझ, यही इसमें कहा गया है। तो इसे प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। जैसे नमक है तो कैसे हम पता करते हैं कि किसी भी महासागर में उसकी लवणता कितनी है। तो एक मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें जितना नमक घुला रहेगा उस मतलब ये मापने का तरीका है कि किसी भी महासागर समुद्र झील जो मतलब कि लवणीय है, तो उसमें कितनी लवणता कितनी मात्रा में लवणता है। तो 1000 लीटर पर मतलब 1000 क्या करेंगे, 1000 ग्राम ले लीजिए, ml कह लीजिए, पर हम क्या करते हैं, लवणता को चेक करते हैं। ठीक है, औसत लवणता क्या होती है या औसत मान क्या है। तो महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, जो महासागर है उसकी औसत लवणता कितनी है। तो 1000 ग्राम जल पर कितनी 35 ग्राम नमक क्या है, महासागर की लवणता है। महासागर की लवणता कितनी है, तो 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक का होना, ये है क्या, महासागर की औसत लवणता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो महासागर जो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो लवणता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो लवणता जैसे किसी भी समुद्र या महासागर में लवणता क्यों हो जाती है, देखिए, जैसे वाष्पीकरण वाष्पीकरण तो होता ही है, जो कल वाली वीडियो में हमने देखा ही था। वाष्पीकरण होगा तो जो जल है ये क्या होंगे, जो जल रहेगा वो वाष्प बनकर आसमान में मतलब ऊपर चला जाएगा, और जो लवण बचेगी वो नीचे ही रह जाएगी। तो अब पानी कम हो गया, लवण की मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगी उसमें। तो ये तो एक तो ये प्रभावित करता है वाष्पीकरण। ठीक है, इससे क्या होगा, लवणता बढ़ जाती है। वर्षण मतलब कि बारिश का पानी, मान लीजिए जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ, और वहाँ जो समुद्र है उसमें साफ पानी मिल जाता है। जैसे बारिश ज़्यादा हुई तो जो नदी नाले ये सारे बहकर क्या होते हैं, समुद्र में पानी गिरता है। तो उस समुद्र में साफ पानी क्या है, मिल जाता है। तो इससे जो उस समुद्र की लवणता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी जो मीठा पानी है वो जाकर किसमें मिल रहा है, महासागर में मिल रहा है, और वो लवणीय है। जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, लवण की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस जल की लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी जो वर्षण है ये भी क्या करता है, लवणता को प्रभावित करता है। नदियों का जल, जैसे कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो समुद्र में गिरती हैं, तो नदियों का पानी क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग, मीठा होता है ना, पीने योग्य होता है। तो उसके मिलने से, जैसे कि अभी वर्षण का मैंने आपको बताया, उसी प्रकार ये नदी का भी है कि जब नदी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये अपना पानी समुद्र में गिराती है। ठीक है, तो इनके जब ये समुद्र में गिराती हैं तो जो नदियाँ होती हैं इनका पानी क्या होता है, मीठा होता है, और समुद्र का खारा होता है। जब मीठे पानी जब क्या होगा, समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ेगी लेकिन लवणता उतनी ही है, तो क्या होगी कि लवणता कम होगा समुद्र का। ठीक है, अब हम जो बर्फ़ का पिघलना ये भी देख लेते हैं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो जो बर्फ़ होता है वो कैसा होता है, हमने कल देखा था कि बर्फ़ जो है ये
लवणीय क्या है, जल है। जो बर्फ है, ठीक है, ये अलवणीय मतलब मीठा पानी है वो, और बर्फ बन गया है ठंडी की वजह से। तो जब ये क्या होता है कि जो ये बर्फ है ये पिघल कर नीचे आते हैं, समुद्र में गिरते हैं, मतलब नीचे आए और नदी का रूप धारण किया, फिर धीरे धीरे ये जो बड़ी नदी बनी, और बड़ी नदी क्या है जाके समुद्र में गिरती है, तो इससे भी लवणता कम होती है। तो ये भी क्या है, लवणता को प्रभावित करता है। अब जो हमारे महासागर है, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा खारा है, मतलब कौन सा, किस समुद्री, सॉरी, किस कौन सा ऐसा महासागर है जो सबसे ज़्यादा लवणीय है पांचों महासागरों में से, तो इसको हम जान लेते हैं। और इनके जो घटते क्रम है, मतलब कि घटते क्रम मीन्स क्या, घटते क्रम मीन्स कि जो सबसे बड़ा हो उसको पहले लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार, मतलब कि अगर हम कह सकते हैं इसको अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब जो सबसे छोटा हो उसको पहले लिखते हैं, जो सबसे बड़ा हो सबसे बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया बढ़ते क्रम। और अगर हम ये कह दें कि घटते क्रम, तो जो सबसे बड़ा हो उसको पहले लिखा जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या है, पैसा, मतलब पैसे, ठीक है। तो ये ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे कि जो हमारा महासागर है वो कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो पी से हो गया पैसिफिक, मतलब कि प्रशांत महासागर। यह क्या है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है कैसा है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। अब पी के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। तो अगर हम पी के बाद हमारा क्या है, ए आ गया। अगर हम इस अटलांटिक की बात करें, तो अटलांटिक महासागर जो है ये सर्वाधिक औसत लवणता इसकी है। अगर पांचों महासागरों की बात करें हम, तो जो सबसे ज़्यादा लवणीय है वो कौन है, वो है अटलांटिक महासागर। और ये जो अटलांटिक महासागर है ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है। क्यों, क्योंकि मतलब व्यापार, जैसे कि यहाँ पर देखते होंगे सड़कों पर बहुत सी मोटर गाड़ियाँ, मतलब कि ट्रक वगैरह आते जाते रहते हैं जो व्यापार के लिए हैं। उसी प्रकार जैसे जब एक देश से दूसरे देश में कोई सामान भेजना होता है तो समुद्री रास्ते भी यूज किए जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है इसमें कि जो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है वो कौन है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा इंडी इंडियन, मतलब हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब आता है साउथर्न, मतलब दक्षिणी महासागर। इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। फिर आता है आर्कटिक, यह सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर है। जो आर्कटिक है यह क्या है, सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा। तो ये महासागर यहाँ पर कैसे आ गया, तो महासागर जो हमारा जलमंडल टॉपिक है उसके अंतर्गत ये भी आ रहा है। और यहाँ पर हमें ये दिखाना था आपको कि जो हमारे 5 महासागर है इनमें से सबसे जो सर्वाधिक अवसर लवणता जिस महासागर में पाई जाती है वो कौन सा, तो अटलांटिक महासागर है। और इससे आपने ये भी जान लिया कि हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में किस प्रकार याद कर सकते हैं और इसके लिए ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झील वाला तो एक टॉपिक हम लोगों का है ही है, वो तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन यहाँ भी अगर लवणता की बात चल रही है तो इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसे हम जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील तो वान झील है, वान झील है। अब इसमें कितनी लवणता, तो 1000 ग्राम जल में कितनी, 330 ग्राम नमक। मतलब अगर आप 1 लीटर पानी उसमें लेंगे, जो वान झील है, अगर उसमें से आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो आपको उससे 330 ग्राम नमक मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और जो मृत सागर है ये कहाँ पर स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन में है, ठीक है। और इसकी जो लवणता है वो क्या है कि जब 1 लीटर पानी आप लेंगे तो इसमें 300 ग्राम नमक आपको मिलेगा, ठीक। और जो ये मृत सागर झील है, मतलब ये सागर लिखा है लेकिन ये है झील, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें अगर आपको तैरना नहीं आता तब भी आप इसमें डूबेंगे नहीं, ठीक है। और जैसे आप बेड पर लेटे रहते हैं आराम से, आप मृत सागर जो झील है उसमें ऐसे आराम से लेट सकते हैं
क्योंकि वहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, नमक का। तो थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? ये ध्यान रखेंगे कहाँ बड़ा है कहाँ लंबा है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है। और भारत की सर्वाधिक लवणीय झील, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ सबसे बड़ी की बात की जा रही है, यहाँ पर सर्वाधिक लवणीय की बात की जा रही है। मतलब कि जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो भारत की सबसे बड़ी, मतलब कि वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। जो लवणीय चिल्का झील है वो क्या है, बड़ी है, ठीक है, और वो खारे पानी की और बड़ी झील है, ठीक है। और जो सर्वाधिक लवणीय कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा जितनी बड़ी चिल्का झील है उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिल्का झील की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा लवणता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक लवणीय झील कहा गया है। और ये जो सांभर झील है ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक चालू होता है। टॉपिक नहीं, सब टॉपिक बोले, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण का परिचय चल रहा था उसी में ही ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो नया है वो क्या है, स्थल मंडल के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्थल मंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो जो स्थल मंडल है ये पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग जो होता है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। किसको कहते हैं? तो जो पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग होता है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, जो क्या होता है कि वायुमंडल के संपर्क में रहता है। जो हमारा स्थल मंडल है ये किसके संपर्क में रहता है? तो वायुमंडल के संपर्क में रहता है। स्थल मंडल पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ, जैसे कि मृदा, खनिज, मैदान, पर्वत, पठार आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? स्थल मंडल पे, ठीक है। और जो स्थल मंडल है ये क्या है? पृथ्वी की ठंडी परत है। क्या है? ठंडी परत है। और पृथ्वी जीवित जीवों का निवास स्थल है। जो हमारा स्थल मंडल है ये क्या है? जीवित जीवों का निवास स्थल है। तो ये हमारे स्थल मंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। इसमें स्थल मंडल के अंतर्गत ही हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी की संरचना। अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 63 71, कहीं 78 दिया गया है, कहीं 71 दिया गया है। तो कितना है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। और अगर आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर पृथ्वी के अंदर आप जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल घटेगा और जो तापमान है वो बढ़ेगा। तो भाई आप नहीं जा सकते वहाँ पर, क्योंकि भाई ऑक्सीजन अगर ख़त्म हो गई है और तापमान बढ़ रहा है तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो आज तक पृथ्वी के अंदर तो कोई नहीं गया है। आसमान में भले ही चाँद पर पहुँच गए लेकिन पृथ्वी के अंदर कोई नहीं जा पाया। अब आप सोचते होंगे अगर पृथ्वी के अंदर कोई गया नहीं तो सबको कैसे पता चला कि हाँ इतनी परतें हैं, ये चीज़ें हैं, लावा है ये हो। तो जो घटनाएँ घटित होती हैं, प्राकृतिक घटनाएँ जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, इन सारी चीज़ों से वैज्ञानिक जो होते हैं वो पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो थोड़ी सी पहले हम अब जानकारी लेते हैं इधर। तो ये तो मैंने बता दिया कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि तापमान में वृद्धि होगी और घनत्व में वृद्धि होती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसकी जानकारी जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उनसे हमें प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि भूकंप, ज्वालामुखी और अन्य कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से हम जान पाते हैं, मतलब कि अप्रत्यक्ष स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम लेयर की बात करते हैं कि लेयर ऑफ अर्थ, मैंने यहाँ पर अर्थ ही लिख दिया। चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब हम क्या देखेंगे? पृथ्वी की परतें, मतलब लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आप ले लीजिए तो वो जैसे कि मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए कोई एक बॉल है तो अपने आप में क्या 100% है, ठीक है। जैसे कि
आप क्या हैं खुद में 100%, मतलब 100% हैं आप खुद में। उसी प्रकार जो पृथ्वी है ये भी क्या है अपने आप में 100% है, मतलब पृथ्वी का जो आयतन है वो कितना 100% अपने आप में वो है। ठीक है, तो पृथ्वी की कितनी परतें हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं वो कितना है उसका आयतन? तो 1%। 100 में से 1% क्या है हमारा? वो भूपर्पटी का क्रस्ट का है। ठीक है, अगर हम मेंटल की बात करें जो इसके नीचे पाया जाता है, कितने? देखिए 100, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक हमारी है क्रस्ट, मतलब कि भूपर्पटी। उसके बाद में 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, और 2900 से लेकर तीसरी परत हमारी है 6371 किलोमीटर तक हमारी कोर है, जिसे क्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे जो कम आयतन है वो है क्रस्ट का। ठीक है, जो हमारी भूपर्पटी है 1% है केवल। मेंटल का सर्वाधिक है। मेंटल का कितना है? तो लगभग 84% हमारा मेंटल है। और जो कोर है ये कितना है? 14 से 15% हमारा कोर है। ठीक है, तो ये तो हमारे पृथ्वी की 3 परतें हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो कोर है इसका आयतन कितना है? 14 से 15% है। मेंटल है, मेंटल जो बीच वाली परत है वो मेंटल है। जो सबसे नीचे है, मतलब कि सबसे केंद्र में है, वो हमारी कोर है। सबसे ऊपरी जो है वो क्रस्ट है, जो कि कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, और जो मेंटल होता है, इस देखिए जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है इनके भी दो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अपर मेंटल और सॉरी अपर क्रस्ट और अपर मेंटल ये दोनों ही ठोस होते हैं। अगर हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करें, तो जो अपर मेंटल होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन जो लोअर मेंटल होता है वो कैसा होता है? द्रव होता है, मतलब वो लावा होते हैं वहाँ पर। और जो कोर होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर और एक लोअर, और दोनों ही क्या है? लावा उसमें होते हैं, वो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और जो चट्टानें वहाँ पर जो चट्टानें वहाँ पर होती हैं वो भी कैसी होती हैं? द्रव अवस्था में होती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम भूपर्पटी की बात करते हैं। तो जो हमारी भूपर्पटी है, मतलब क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? सबसे बाहरी परत है और ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आयतन इसका कितना है? तो 1%, और ये सबसे पतली परत है। जो हमारी भूपर्पटी है ये क्या है? सबसे पतली परत है। इसकी आयतन कितनी? तो 100 में से 1% जो है वो हमारी भूपर्पटी का है। जो भूपर्पटी ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है महासागरीय भूपर्पटी, एक होता है महाद्वीपीय भूपर्पटी। तो जैसे कि आप इमेज में ये देख सकते हैं, मैंने खुद लिख के बनाया है। जो महासागरीय है वो क्या है कि जो भूपर्पटी हमारी कितनी है? 0 से लेकर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही हो, कहीं कहीं पर अलग है, कहीं अलग है। ठीक है, ये हम मान कर चल रहे हैं। जो हमारी भूपर्पटी हर जगह समान नहीं, अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम महासमुद्र या महासागरीय की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्रस्ट की मोटाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर तक है। लेकिन महाद्वीप की बात करें तो वो 35 किलोमीटर तक है। मतलब क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक अगर हम देखें तो उसकी मोटाई है 35 किलोमीटर तक। अगर हम जो महासागर है यहाँ पर देखें तो ये कितनी है? 5 किलोमीटर ही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेंटल है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल है, मतलब जो मेंटल वाली लेयर है वो क्या है? मेंटल वाली वो 2900 किलोमीटर, मतलब 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक गहरी है। ठीक है, और जो मेंटल लेयर है इसके भी दो क्या है? दो पार्ट है, एक अपर और एक लोअर। तो जो अपर है वो ठोस है, लेकिन जो लोअर है वो लावा या द्रव के रूप में पाया जाता है। और जो कोर है वो क्या है? कोर बोलें या क्रोड बोलें आप, तो ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक गहरा है। और इसके भी दो पार्ट हैं, वो अपर और लोअर। और ये दोनों ही क्या है? हमारे दोनों ही हमारे क्या है? दोनों ही हमारे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ पर संवहनीय जो तरंगे होती हैं ये क्या है? बनती रहती है यहाँ पर। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भूपर्पटी थी हमारी, उसको दो भागों में हमने बांटा था, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय। तो महासागरीय पर्पटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो औसत मोटाई होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर की होती है। और जो महासागरीय भूपर्पटी होती है इसे कहते हैं सीमा, कहते हैं क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और जो सीमा है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा बोलते हैं। और जो महाद्वीपीय पर्पटी है तो इसकी जो औसत मोटाई है वो 35 किलोमीटर है, और ये सियाल की बनी होती है। सियाल क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, या सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, और अगर इच्छा हो तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लिथोस्फीयर मतलब जो स्थल मंडल है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, और जो अपर मेंटल है मतलब कि जो मेंटल का ऊपरी वाला भाग है, उससे मिलकर बनती है हमारी भूपर्पटी, स्थल मंडल बनता है, ठीक है। और जो मेंटल के लोअर मेंटल को, जो मेंटल लेयर है हमारी, ठीक है, बीच वाली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल लेयर को, मेंटल लेयर के जो लोअर लेयर है, ठीक है, मेंटल लेयर का जो लोअर मेंटल है उसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बल मंडल कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दुर्बल मंडल किसे कहते हैं, तो मेंटल के लोअर मेंटल को कहते हैं स्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल का जो निर्माण है वो मेंटल के ध्रुव भाग से होता है। मेंटल के किसके भाग से होता है, तो ध्रुव भाग से होता है। मेंटल का जो अपर क्या है, अपर वाला पार्ट है वो कैसा होता है, वो तो ठोस होता है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो कैसा है, तो वो द्रव अवस्था में है। तो जो दुर्बल मंडल है उसी में जो लोअर वाला है उसी में पाया जाता है। तो इसका निर्माण मेंटल के द्रव से होता है, ये तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि लावा का भंडार कहाँ पे मिलता है, तो दुर्बल मंडल में मिलता है। जो लावा है उसका भंडार कहाँ मिलता है, तो यही दुर्बल मंडल में ही मिलता है, ठीक है। और लावा में संवहनीय तरंगे चलती रहती हैं, किस कारण, तो प्लेटों की जो गति होती है उसके कारण ये संवहनीय तरंगे जो हैं ये चलती रहती हैं। अब हम मेंटल की बात कर, अभी तो हमने भूपर्वटी के बारे में जाना, अब मेंटल के बारे में जानते हैं। तो मेंटल का जो पृथ्वी का जो मेंटल लेयर है ये 2900 किलोमीटर गहरा होता है। और सर्वाधिक आयतन की अगर हम बात करें तीनों लेयर में से, तो जो मेंटल है इसका जो आयतन है ये सर्वाधिक होता है, 84% है। और इसे हम लावा कक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेंटल लेयर है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक। अब हम थर्ड लेयर की बात करते हैं जिसे हम कोर या क्रोड बोलते हैं। तो इसकी जो गहराई है वो है 6371, कहीं 78 भी है, किलोमीटर। ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है। ये जो कोर या क्रोड है ये क्या है, अंतिम परत है। आयतन कितना है इसका, तो 14 से 15% है। और ये किस अवस्था में पाई जाती है क्रोड, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कोर का जो कोर में जो क्रोड है यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होता है, तापमान भी अधिक होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे निफे कहते हैं, सियाल सिमे निफे, आपने पढ़ा होगा। तो निफे क्रोड को कहते हैं, सियाल, और सिमे किसको बोलते हैं, सिमे बोलते हैं हम, सिमे मेंटल को बोलते हैं, सियाल सिमे निफे। सियाल तो हमारा भूपर्पटी को कहते हैं, और सिमे कहते हैं किसको, मेंटल को, और निफे कहते हैं क्रोड को, ठीक है। तो निफे जो है ये किसके बनी होती, क्रोड, तो निकिल और फेरस की बनी होती। अब थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, क्रस्ट का निर्माण, या क्रस्ट जो है, क्रस्ट पर कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक मिलने वाला तत्व, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन सा, तो वो है ऑक्सीजन। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 46% ऑक्सीजन पाई जाती है भूपर्पटी पर। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाने, भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रस्ट पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 46% पाया जाता है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक उपधातु कौन सी है, कौन सी ऐसी उपधातु है जो भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है सिलिकॉन। और कौन सी ऐसी धातु है जो सर्वाधिक पाई जाती है भूपर्पटी पर, तो वो है एल्यूमिनियम, 8% पाई जाती है। और दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु तो वो है लोहा, 4 से 5% पाई जाती है। तो ये हमने जाना आज जलमंडल पूरा कंप्लीट किया और स्थल मंडल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको आज कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई कमी रह जा रही हो तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ इसको आप इस तरह बताएं, या जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो वो आप मुझसे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी जो हिंदी वाली होने वाली है हमारी क्लास उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। ठीक है, बाय बाय।